हाल ही में सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के 1 किलोमीटर के दायरे में, जो कि इसके नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंतर्गत आता है, कई छोटे बड़े होटल, कैफे, व्यावसायिक परिसर खुलने की खबर आई है, जो इसके नो कंस्ट्रक्शन जोन के साथ साथ इको सेंसिटिव जोन के भी उल्लंघन को दर्शाता है। यहाँ पर आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जैव विविधता के दृष्टिकोण से किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या होता है। इको सेंसिटिव जोन का मतलब अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-2016 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकती है। इको सेंसिटिव जोन क्यों घोषित किया जाता है? ताकि एक बफर क्षेत्र के रूप में काम कर सके और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया पर किसी भी तरह की मानवीय गतिविधियों का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। लेकिन ये 10 किलोमीटर की एक सामान्य सिद्धांत बताया गया है। इको सेंसिटिव जोन का एरिया वहां की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अगर सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उदयपुर शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पश्चिम में स्थित है। अब आप ये देखिए कि उदयपुर जिला है और यहाँ पर उदयपुर की स्थिति है, इसी के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। और अगर वहां के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, होटल के रूप में या कैफे के रूप में या व्यावसायिक परिसर के निर्माण के रूप में, तो ये इको सेंसिटिव जोन के साथ साथ नो कंस्ट्रक्शन जोन का भी उल्लंघन है। इस तरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको ये जानना चाहिए कि वस्तुतः जो सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये तो आपने जान लिया कि उदयपुर से पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये सज्जनगढ़ पैलेस के नाम के कारण भी विशेष रूप से जाना जाता है। सज्जनगढ़ पैलेस, आप जानते हैं कि वस्तुतः चारों ओर से सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण कब हुआ था? 1874 से लेकर के 1884, इस दौरान लगभग हुआ था। महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है सज्जनगढ़। ये समुद्र तल से 936 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सामान्य विशेषताओं को जानें, तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग 5.19 वर्ग किलोमीटर के दायरे में स्थित है और इस क्षेत्र को, यानी सज्जनगढ़ के इस पूरे क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया था? 1987 में वन्यजीव अभयारण्य इसको घोषित कर दिया गया था। जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और अरावली पर्वतमाला की जैव विविधता का ही प्रतिनिधित्व ये करता है। उसी के आप एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप देख सकते हैं, अरावली पर्वतमाला की बायोडायवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। अगर आप इसकी जैव विविधता को देखें तो वन्य जीवों के दृष्टिकोण से ये काफी समृद्ध है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क शुष्क पर्णपाती वन मुख्यतः पाए जाते हैं। अगर हम वृक्षों की बात करें तो कई तरह के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ढोक, जैसे सलई, जैसे कुमट कुमट और रोहिडा। इसके अलावा जो गुग्गल है, गुग्गल जो बेहद संकटग्रस्त और दुर्लभ पौधा है, वो यहाँ आप प्रचुर मात्रा में देख सकते हैं। ये वनस्पति के दृष्टिकोण से इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगर आप इस वन्य जीव अभयारण्य को वन्य जीवों के दृष्टिकोण से देखें तो आप यहाँ तेंदुआ, लकड़बग्घा लकड़बग्घा जंगली कैट, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी जानकारी आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रस्टी स्पॉटेड रस्टी स्पॉटेड कैट, सियार और फॉक्स जैसे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। तरह तरह के अलग अलग प्रकार के हिरण, नीलगाय, नेवला, जंगली सुअर,
ये वन्य जीवों के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सरीसृप प्रजातियों में देखें तो सरीसृप प्रजातियों में यहाँ कोबरा और अजगर जैसे सांप प्रजातियां देखने को मिलेगी, सर्प प्रजातियां यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर पक्षी प्रजातियों के विविधता के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ बैबलर, इसके अलावा जो तोता, मैना जैसी पक्षी प्रजातियां भी सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। तो ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध है, चाहे वो वृक्ष देखें, चाहे वनस्पति प्रजातियां देखें, पौध प्रजातियां देखें या पक्षियों की प्रजातियां देखें। इसलिए अगर यहाँ पर किसी भी तरह का नो कंस्ट्रक्शन जोन में या इको सेंसिटिव जोन में व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं तो उसको उस पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। और वैसे भी जो इको सेंसिटिव जोन होता है वहां पर कई तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। किस तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं? बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं वहां पर स्थापित नहीं हो सकती हैं, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए लकड़ी की कटाई नहीं हो सकती है, आरा मिलें स्थापित नहीं की जा सकती हैं। तो इस तरह की गतिविधियां पहले से प्रतिबंधित होती है, जो नियम बने हुए हैं उनका पालन होना चाहिए। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। ये आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में ही प्राप्त होगा। ऑफलाइन मोड की क्लासेस आपको जयपुर शाखा में मिलेंगी, ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव प्राप्त हो जाएंगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज है। 1 साल तक आरएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। ऑनलाइन मोड की क्लासेस को 3 वर्षों तक जितनी बार चाहें उतनी बार, असीमित बार देख सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना आसान हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो 87501 पर आप कॉल कर लीजिएगा। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाला दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधा कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? खेजड़ी, नीम, गूगल, बांस या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।